हेलो एवरीवन, आप सभी को नीट का एग्जाम फोड़ना है और इस नीट के एग्जाम को फोड़ने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज एक टॉपिक आपको फटाफट तैयार करना होगा। ये टॉपिक नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेशन में आपको फटाफट तैयार करवाया जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नीट के लिए, और वो है हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेशन एनर्जी, आयनिक कंडक्टिविटी का ऑर्डर, आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर। तो ये बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आप सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस होता क्या है और इस हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस में डिफरेंस क्या है। अगर इसको सिंपल वे में बोला जाए कि हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस है क्या, तो हाइड्रेशन का मतलब होता है एज इट इज पानी को पी जाना, और हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी से रिएक्शन करना। आइए समझते हैं इसको फटाफट। तो इसमें सबसे पहले फटाफट समझते हैं कि हाइड्रेशन क्या होता है। तो देखो, जब कभी भी हम लोग आयनिक या पोलर कोवलेंट कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये जो कंपाउंड जिसे आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ये वाटर में पहुंचते ही अपने आयंस में सेपरेट हो जाता है, और इन सेपरेटेड आयंस को ये वाटर के पार्टिकल, जो आपने सॉल्वेंट लिया है वाटर, इस सॉल्वेंट वाटर के पार्टिकल इन सेपरेटेड आयंस को चारों ओर से घेर लेते हैं। कहने का मतलब ये वाटर के पार्टिकल उन आयंस पे जाके एज इट इज अटैच हो जाते हैं। तो यही जो वाटर के पार्टिकल इन आयंस को घेर रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, इसी प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं। एक बात और, अगर हम इस पोलर सॉल्वेंट वाटर की जगह कोई दूसरा पोलर सॉल्वेंट लेंगे, तब यही प्रोसेस सॉल्वेशन कहलाएगा। एंड लास्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रेशन में ये जो पानी के पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल इन आयंस पे जाके अटैच हो रहे हैं, तो ये आयंस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या आयन डाइपोल या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोलिसिस क्या होता है। देखो, ये हाइड्रोलिसिस क्या होता है। इस हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि वो कंपाउंड वाटर से रिएक्शन करेगा। मतलब जब कोई कंपाउंड वाटर के H+ या OH- या H+OH- दोनों से रिएक्शन कर लेता है, तो उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जैसे यहां देखो, सोडियम एसीटेट दिया है, जब जैसे ही हमने इसे वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये वाटर के H+ एंड OH- से रिएक्शन करके CH3COOH प्लस NaOH बना रहा है। कहने का मतलब, जब कोई कंपाउंड वाटर से रिएक्शन करके नए नए प्रोडक्ट बनाए, तो उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। लेकिन ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ वाटर के साथ जाके अटैच हो जाए, उसे हाइड्रेशन कहते हैं। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि सर, आपने हाइड्रेशन को समझाने के लिए NaCl लिया, जबकि हाइड्रोलिसिस को समझाने के लिए आपने सोडियम एसीटेट CH3COONA लिया। आप हाइड्रोलिसिस को भी NaCl से समझा देते। तो देखो, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है, उसको समझ लो। हाइड्रोलिसिस उसी कंपाउंड का होता है जो कंपाउंड वाटर से रिएक्शन करने के बाद जो दो प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें से कोई एक प्रोडक्ट या तो वीक हो या तो दोनों के दोनों प्रोडक्ट वीक हो। यहां पर CH3COONA की जब वाटर से रिएक्शन कराओगे, तो ये जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं CH3COOH और NaOH, इसमें से CH3COOH वीक है और NaOH स्ट्रांग है। मतलब कम से कम एक वीक तो मिला ना। तो ऐसी जगह ही ऐसे कंपाउंड का ही हाइड्रोलिसिस होता है जो वाटर से रिएक्शन करने के बाद जो दो प्रोडक्ट बनाए, उसमें से कोई एक कम से कम वीक हो। अगर आप NaCl लोगे और NaCl को वाटर में घोलोगे, तो ये NaCl जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो NaOH और HCl बनाएगा। ये दोनों के दोनों स्ट्रांग होते हैं। तो हमेशा याद रखो कि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बने हुए सॉल्ट का कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता। इसीलिए यहां पे NaCl का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। इसीलिए हमें हाइड्रोलिसिस को समझने के लिए CH3COONA जैसा एग्जांपल लेना पड़ा। अब आ जाते हैं हम लोग असल मुद्दे पे, जो नीट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। तो देखो, जब एक मोल गैसियस आयंस पर वाटर के पार्टिकल अटैच होते हैं, तो उस अटैच होने के टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? रिलीज हो रही है। इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होती है, सॉल्वेशन एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो फाइनली हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ gaseous ions is interact with water। अब समझते हैं आयनिक रेडियस एंड हाइड्रेटेड रेडियस क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्या है। आयनिक रेडियस तो आपने खूब पढ़ा होगा अपने केमिकल बॉन्डिंग में, और सभी को पता होगा कि आयनिक रेडियस क्या होता है। तो भाई, आयनिक रेडियस क्या होता है? आयन के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल के बीच के डिस्टेंस को आयनिक रेडियस कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर हाइड्रेटेड रेडियस क्या होता है? तो ध्यान से सुनना, वो आयन को जितना पानी पीना है पहले उसको पीने दो, तो वो जितना पानी पी लेगा, मतलब पानी के लेयर उस आयन के चारों ओर दिखेंगे। तो फिर अब समझो हाइड्रेटेड रेडियस क्या होता है। उस आयन के पानी के पीने के बाद आयन के सेंटर से
वाटर के लास्ट लेयर के बीच के डिस्टेंस को हाइड्रेटेड रेडियस कहते हैं। अब देखो आयनिक रेडियस और हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि एटॉमिक रेडियस हो या आयनिक रेडियस हो, वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ता है। तो इसका मतलब जो आयनिक रेडियस है उसमें जब आप फर्स्ट ग्रुप को देखोगे Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस, तो आपको भी पता है कि ग्रुप में सबसे पहले आता है Li प्लस तो छोटा होगा, और ग्रुप में सबसे नीचे आता है Cs प्लस तो वो बड़ा होगा। तो आपका ऑर्डर बनकर तैयार हो गया कि Li प्लस से बड़ा Na प्लस, और Na प्लस से बड़ा K प्लस से बड़ा Rb प्लस, और Rb प्लस से बड़ा Cs प्लस। और ये जो आपने आयनिक रेडियस का ऑर्डर लिखा है, ये इन आयन के गैसियस स्टेट में लिखा है। लेकिन जब इन आयंस को आपने भिगा दिया है, हाइड्रेट कर दिया है, तो देखो हाइड्रेटेड रेडियस क्या है। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई छोटा आयन है तो वो पानी में जाके बड़ा कैसे हो गया। तो ध्यान से समझना कि भाई अगर स्मॉल साइज आयन है वो कैटायन होगा या एनायन होगा। अब पानी में भी आप जानते हैं कि H प्लस होता है और OH माइनस होता है। तो भाई वो कैसा भी आयन हो, अगर वो छोटा है तो छोटे आयन पे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा। मतलब वो छोटा आयन अगर वो प्लस का है, पॉजिटिव है, तो वो सामने वाले वाटर के H प्लस को अपनी ओर खींचेगा। तो होता क्या है, स्मॉल साइज आयन है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा, मतलब वो ज्यादा वाटर को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब वो छोटा आयन ज्यादा हाइड्रेट होगा। इस तरह उसका हाइड्रेटेड रेडियस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जितना ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियस है, इसका मतलब उसने उतना ही वाटर अपने ऊपर अटैच कराया है, और जितना ज्यादा वो अपने ऊपर वाटर अटैच कराएगा तो वहां एनर्जी भी रिलीज ज्यादा होगी। कहने का मतलब मोर हाइड्रेटेड रेडियस जिसका होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब बात कर लेते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने सीखा है उस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस में पहले पूछे जा चुके हैं, और क्या इस साल एक्सपेक्टेड है कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करने के लिए हमें बस दो टेक्निक तैयार करना है, और दोनों टेक्निक आपके सामने है। यहां पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ हाइड्रेटेड रेडियस प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक बात बताओ, कोई आयन जितना ज्यादा वाटर पार्टिकल अपने ऊपर अटैच कराएगा तो उसका रेडियस भी तो ज्यादा ही निकलेगा, यानी कि उसका हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा, ज्यादा। और दूसरी बात, कोई आयन जितना ज्यादा अपने ऊपर वाटर पार्टिकल अटैच कराएगा, इसका मतलब वहां से एनर्जी भी रिलीज ज्यादा होगी। तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। ज्यादा वाटर पार्टिकल अटैच होगा तो हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगा, और ज्यादा वाटर पार्टिकल अटैच होगा तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। तो हाइड्रेटेड रेडियस और हाइड्रेशन एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। किसी आयन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा वाटर को अट्रैक्ट करेगा, मतलब उसके ऊपर उतना ही ज्यादा वाटर जाके अटैच होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ये हो गया। अब देखिए अगला, यहां लिखा हुआ है हाइड्रेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज। इसका मतलब यह है कि ये नॉर्मल जिंदगी वाला साइज है। जो भी आयन छोटा होगा तो वो अपने ऊपर खूब वाटर पार्टिकल को अटैच कराएगा, जिससे वहां एनर्जी भी खूब रिलीज होगी। तो साइज अगर कम होगा उस आयन का तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। क्लियर। और अगर कोई आयन छोटा है तो भाई उसके ऊपर जब खूब वाटर पार्टिकल जाके अटैच होंगे तो उसकी हाइड्रेटेड रेडियस भी क्या निकलेगी, ज्यादा। तो इस तरह आपको ये कॉन्सेप्ट ये टेक्निक आपको तैयार रखनी है। अब दूसरी बात देखिए, एक बात बताइए, ये हाइड्रेटेड रेडियस लिखा है, इस जगह हाइड्रेशन एनर्जी भी लिख लो, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई आयन जब अपने ऊपर खूब वाटर पार्टिकल को अटैच करवाएगा तो वो आयन क्या हो, भारी हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर ऐसा लगेगा खूब बोझ लाद दिया गया है। तो क्या वो आयन इधर से उधर मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और जब तक आयन इधर से उधर मूव करेगा नहीं, वहां बिजली बनेगी नहीं। तो यहां देखिए, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, उसके ऊपर खूब वाटर के पार्टिकल अटैच हैं, और जब खूब वाटर के पार्टिकल अटैच हैं तो इसका मतलब वो आयन भारी हो गया है, इधर उधर नहीं भाग पाएगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो उस आयन के इधर उधर भागने की क्षमता कम। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो आयनिक मोबिलिटी कम, और जब आयनिक मोबिलिटी कम है, आयंस के इधर उधर भागने की शक्ति कम हो गई है, तो बिजली बनना भी कम हो जाएगा, यानी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम। अब देखते हैं इस टेक्निक से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी पूछी जा रही है, और आपको पता है कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में आपको फर्क नजर आ रहा है चार्ज का, +2 और +3। तो आपसे कहा गया है कि अगर चार्ज ज्यादा होगा तो वो पानी को ज्यादा अपनी ओर अटैच करवाएगा, तो इससे उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। तो चार्ज ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा।
अब दूसरा क्वेश्चन देखो, यहां पे आपको बोला गया है कि जो आयन अपनी नॉर्मल जिंदगी में जितना छोटा होगा, Li+ इन सबसे छोटा होता है, तो जितना छोटा होगा उतना ही इसके ऊपर वाटर के लेयर बनेंगे, और जितना ज्यादा वाटर अटैच होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो Li+ की हाइड्रेशन एनर्जी अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होगी। साइज कम, नॉर्मल जिंदगी में साइज कम, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भैया इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की बात पानी लिक्विड सोल्यूशन में ही तो की जाती है, तो ध्यान से देखो, आपसे कह रहा है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, LiCl एक्वस या CaCl एक्वस। एक बात बताइए, बिजली कंडक्टिविटी तभी ज्यादा होगी जब वो आयंस जल्दी जल्दी इधर उधर मूव करेंगे, और अगर किसी आयंस में आपने पानी के बोरे लाद दिए तो वो आयंस इधर उधर मूव नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर आपने बहुत बोझ लाद दिया है, तो वो इधर उधर वो आयंस मूव नहीं करेगा, जिससे उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो यहां देखिए, Cl और Cl तो कॉमन है, तो बात निकालिए Li+ की, और यहां से बाहर निकालिए CS+। अब ये छोटा है, अगर ये छोटा है तो अपने ऊपर खूब पानी लदवा लेगा, और जब इसके ऊपर आप पानी खूब लाद दोगे तो ये आयन इधर उधर मूव नहीं करेगा, और जब ये आयन इधर उधर मूव ही नहीं करेगा तो भैया कंडक्टिविटी सबसे कम होगी। तो यहां देखिए, ये Li+ छोटा है तो ये मोर हाइड्रेट होगा, खूब पानी पिएगा, और खूब पानी पिएगा तो इसका मतलब वो भारी हो जाएगा, वो आयन इधर उधर मूव नहीं करेगा, तो मूव वेरी स्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो आयन इधर उधर मूव ही नहीं करेगा क्योंकि वो भारी हो गया, उसके ऊपर खूब पानी लाद दिया है आपने, तो जब वो मूव ही नहीं करेगा तो क्या होगा? पुअर कंडक्टर। तो पुअर कंडक्टर कौन हुआ? LiCl। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन एम्स 1995 का पूछा हुआ है, और इसमें क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल इज हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी। हम लोगों को एक ही टेक्निक तैयार है भैया, हाइड्रेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, ये है। अब आपसे कह रहा है हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी, तो आयनिक मोबिलिटी कब ज्यादा होगी? जब हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। तो देखिए यहां पे क्या क्या है, देखो ये सेकंड ग्रुप का एल्कलाइन मेटल है, Be+2 Ca+2 Ba+2 Mg+2। अब आप खुद देख सकते हैं कि सब पे चार्जेस बराबर हैं, चार्जेस बराबर हैं, तो चार्ज से तो आपको सोच नहीं सकते, तो आप साइज पे जाइए, और साइज में जाएंगे तो आपको भी पता है कि कोई भी ग्रुप हो ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है। अब साइज बढ़ता है तो आप यहां पे बताइए, Be+2 सेकंड ग्रुप में सबसे छोटा होता है, और Ba+2 B Mg Ca Sr Ba Ra तो रेडियो एक्टिव है, हटा दो। तो अब ये 5 लोगों में सबसे बड़ा कौन होता है सेकंड ग्रुप में? Ba+2। अब ये Ba+2 अगर बड़ा है, ठीक है, तो Ba+2 क्या है? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है अपनी नॉर्मल जिंदगी में, आयनिक रेडियस में सबसे बड़ा है। तो अगर सबसे बड़ा है, साइज सबसे बड़ा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? सबसे कम। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? इन चारों में सबसे कम, सबसे कम। हाइड्रेशन एनर्जी अगर सबसे कम है तो फिर आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली है ना, तो आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो क्या आंसर बनेगा? ये आंसर बनेगा क्या? Ba+2। ठीक है, चलो क्वेश्चन 3 के बाद अब आ जाओ, ये एम्स 2000 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको भी देखो, हाइड्रेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नॉर्मल वाला साइज होता है, और प्रोपोर्शनल टू 1 कंडक्टिविटी होती है। यही टेक्निक सीख के आए हैं, चेक कर लेते हैं भाई फटाफट। ध्यान से देखो, यहाँ पे Li+ Na+ दिया है, Mg+2 और Cs+ दिया है। यहां पे एक बात समझिएगा, हमें जो है कह रहा है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कंडक्टिविटी ज्यादा, कंडक्टिविटी क्या है? ज्यादा। कंडक्टिविटी ज्यादा तभी होगी जब हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो? कम हो, और हाइड्रेशन एनर्जी कम तब होगा जब उसका साइज सबसे ज्यादा हो। तो यहां इन चारों में सबसे बड़ा है CS+। CS+, सोचो LiNaK RbCs ग्रुप में सबसे नीचे आ रहा है, तो CS+ क्या होता है? सबसे, इन चारों में सबसे बड़ा है। अगर साइज में सबसे बड़ा है, बड़ा साइज ज्यादा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? कम। और हाइड्रेशन एनर्जी अगर कम होगी, सबसे कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम होगी, तो उसकी कंडक्टिविटी इन चारों में सबसे ज्यादा होगी। तो मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी? कंडक्टिविटी ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा। तो ये सब क्वेश्चंस आपको तैयार करने थे स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या हुआ? CS+। बस इसी टेक्निक पे आपको जाना है, कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच।